हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। ज्योग्राफी के अपने चैप्टर को जिसमें हम लोग रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, इसके बारे में आगे बात करते हैं। मुझे पहले एक बात बताओ सब लोग, शैली, अंकिता वगैरह, अमित, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना रेवोल्यूशन रोटेशन के कंसेप्ट में? कोई भी? पक्का? ठीक है। 3 कंसेप्ट सिर्फ हमारे रह गए हैं, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स को समझना। ठीक है, चलो इनको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को डिकोड कर लेते हैं, हमारा काम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ, ये जो मुझे अर्थ की ऑर्बिट दिख रही है, ऑर्बिटल प्लेन है ना ये, सॉरी ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल पाथ है ये, है ना? ये कैसी है? ये सर्कुलर है, ये ओवल है? बताओ क्या है? ओवल है, ओवल है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल। यानी कि चारों दिशाओं से इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है ना, मतलब अर्थ जो है चारों जब मतलब घूमेगा तो हमेशा वो इक्वल नहीं रह सकता है ना सन से। बताओ, मानते हो? सन से इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह नहीं रह सकता। अगर गोला होता ना, गोला, और सन भी बीच में गोला, तो अर्थ चाहे पॉइंट ए पर रहता, पॉइंट बी पर रहता, पॉइंट सी पर रहता, पॉइंट जेड पर रहता, पॉइंट एक्स पर रहता, वो सारी जगह से सूरज के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रहता। मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? लेकिन अब एक चीज़ समझो, अब जैसा कि आप रास तो जान ही गए हो कि इलिप्टिकल है ना, ओवल और सर्कुलर, सॉरी सर्कुलर नहीं है। तो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ है ऐसी, ऐसी, सन और अर्थ की पोजीशन जो है वो कहाँ पर आपको सही दिखेगी? फिगर ए में या फिगर बी में? ये ऐसी होती है शैली, ये ए होती है। सन और अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है, सर्कुलर वे में होती है। अरे यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ये सन है और अगर अर्थ की ये पाथ है, तो मेन सही डायग्राम कौन सा है इनमें से? बी है ना, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, लॉजिक समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा और अगर प्रॉपर बना दें। ऐसा मान लो, और सन को भी हम प्रॉपर तरीके से बना देते हैं इससे। ठीक है, अब मान लो ये है हमारा सन, ये हमारा सन, यहाँ कहीं हमारा घूम रहा है अर्थ। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा घूम रहा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है। मुझे एक बात बताओ, अगर सूरज की रोशनी, मैं 1 मिनट के लिए अर्थ को मिटा रहा हूँ, सूरज की रोशनी क्या इन चारों दिशाओं में इक्वली फैलेगी? इसको मैं बनाता हूँ इससे, यहाँ से देखना, आप लेंथ एक बार ही चेक करना, सिर्फ लेंथ। एक है ये सिचुएशन 1, एक है ये सिचुएशन 2, एक ये सिचुएशन 3, एक ये सिचुएशन 4। लंबी जो रेज हैं सन की, जो किरण हैं, वो कहाँ पर दिख रही हैं आपको? कौन सी 2 सिचुएशन के अंदर?
3 एंड 4 में, यहाँ पर लेंथीएस्ट है। शॉर्टेस्ट कहाँ दिख रही है आपको? 1 एंड 2। अगर हम अब ऊपर के लॉजिक को भूल जाएं, सिर्फ इस पे फोकस करें, सिर्फ इस फैक्ट पे, इन नंबरों पे जो हमने निकाले हैं लॉजिकल तरीके से, क्या इसके बेसिस पे हम अब ये बोल सकते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं अर्थ अपने ऑर्बिट में चाहे कहीं पर भी घूमता रहे इक्वली पड़ती हैं हर एक अर्थ के हर एक कोने पे पूरे साल? बताओ। आपने एरिथमेटिक तरीके से पूरा निकाल लिया इसका लॉजिक। क्या हर जगह इक्वल लेंथ पे पड़ रही हैं सूरज की किरणें अर्थ पर, चाहे अर्थ कहीं पर भी अपने ऑर्बिट के अंदर घूमता रहे? नहीं ना। यही सेम चीज़ कुछ इस तरीके से होती है। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, आराम से समझो। लास्ट कंसेप्ट है बस ये सोलर सिस्टम को समझने के लिए। इसके बाद आपका ये टॉपिक यहाँ से वाइंड अप, फिर आप तो को तमिलनाडु एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहीं पर चेक करो, एक इन रेस को मान के चलो नंबर 1, इन रेस को मान के चलो नंबर 2, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। यहाँ पर आपको लेंथ किन दो पेयर्स की ज़्यादा दिख रही है? 3 और 4 की ना, और 1 और 2 की शॉर्टेस्ट है। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब एक लॉजिक से हम लोग ये कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई फिगर है हमारे सामने, ऐसा कोई फिगर है, अब ऑर्बिट में कोई लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे तो होता नहीं है, ऐसे फिगर में हम ये कह सकते हैं सूरज की किरणें को अगर अर्थ राइट साइड में है और अर्थ लेफ्ट साइड में है तो ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बताओ। एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ। बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। लॉजिक इसका क्या है? लॉजिक है कभी भी कोई भी इलिप्टिकल पाथ हो, यहां पर क्या कहते हैं, सूरज की, सोलर सिस्टम की बात नहीं, कोई भी जो चीज़ इलिप्टिकल है, जो ओवल शेप में है, हमेशा ये दो कोने उसके, ये दो कोने छोटे होंगे और ये दो कोने बड़े होंगे। लेफ्ट और राइट के कोने में हमेशा डिस्टेंस, जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ के कोने में जो लेंथ होगी। बताओ, ये लॉजिक क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है? अब यहां पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं 21 जून को क्या होता है। 21 जून को क्या होता है? कहां दिख रहा है 21 जून? यहां पर देखो, ये 21 जून। 21 जून के टाइम पर अर्थ पर जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टिस। आराम से समझते हैं इसे। समर सॉल्स्टिस का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर आपको बोलना है, लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर एक लाइन के अंदर बोलना है, अभी के लिए समझ जाओ, जब गर्मियां होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या, मैं सीधा करके एक अर्थ बना रहा हूँ नॉर्मली, इसको ऐसे छोड़ो। आपने इक्वेटर की लाइन बीच में लगाई, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर की, इसके ऊपर का जितना पोर्शन है, इसके ऊपर का जितना पोर्शन है, यही तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। नीचे का जो वाइट वाइट बच गया वो क्या है? वो क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। अब लेकिन हम जानते हैं ओरिजिनल अर्थ जो है वो टिल्टेड है। बिल्कुल ध्यान से समझना, चारों कंसेप्ट वरना मिक्स हो जाएंगे, फिर मुझे बोलोगे समझाने के लिए तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा फिर दोबारा यहाँ पर। ठीक है, चारों कंसेप्ट्स में
ध्यान एक एक करके अपना फोकस लगाओ। पहले हम लोग 21 जून की बात कर रहे हैं। पहला कंसेप्ट हमारा है समर सोल्स्टिस। ठीक है, समर सोल्स्टिस कब पड़ता है? मैंने आपको फंडा बताया, जब गर्मियाँ होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और दूसरी चीज़ जब सर्दियाँ होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। आप बस एक को याद रख लो, सिर्फ एक को याद रख लो। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, आप इसको मत याद करो, इसको मत याद करो, इसको मत याद करो, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, मैं एक आपको बात बता देता हूँ। अगर आप इसके अलावा, मतलब जर्नी हमने यहीं से स्टार्ट करी है, आज के बाद आप अपना जब तक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ना हो जाए, आप यहीं से जर्नी स्टार्ट करना। इसके अलावा अगर बाकी सब पे लर्न करोगे ना, लर्न अगर स्पेशली पैराग्राफ से, आप ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरी लाइफ में किसी भी एग्जाम के अंदर। आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप इसलिए बाकी 3 की तरफ देखो ही मत, ऑटोमेटिकली आपको अपने आप बाकी 3 बनाने आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। कैसे, पहले इसको समझ जाओ। देखो है क्या, जब 21 जून को जो अर्थ होता है ना, अर्थ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अर्थ की एक्सिस यहां पर वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये वाली साइड जो है अर्थ की ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। राइट साइड पे पड़ती है धूप, राइट साइड पे पड़ती है धूप, और यहां पे मैं लगाते तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का बॉर्डर, जो वाइट लाइन आ रही है। और बाकी साइड, जब जिस साइड धूप पड़ती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का कंसेप्ट अमित हमने क्या सीखा था, जिस साइड धूप नहीं पड़ती है वहां पर क्या होती है, वो डार्क होता है। ये पोर्शन है डार्क, और जो बच गया यहां पर पड़ रही है सूरज की लाइट, ये, और बीच में से जा रहा है हमारा ये एक्सेस, ये एक्सेस धूप पड़ती हुई दिख रही है आपको डार्कर रीजन भी दिख रहा है, आपको एक्सेस भी दिख रही है, आपको एक्सेस भी दिख रही है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है समर, और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है विंटर्स। यहां देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है समर और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है विंटर। ये वाली बात समझ में आ गई, एक पॉइंट समझ में आ गया इसका। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। आप में से कई लोग ये पूछने में झिझक रहे हैं शायद से कि यहाँ प्रूफ तो करो, एक बारी प्रूफ तो करो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। तो चलो प्रूफ करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। एक बात आपको ये चीज़ क्लियर है, आपको एक चीज़ ये चीज़ क्लियर है कि जो डार्कर रीजन है, डार्कर रीजन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अगर वहाँ पर धूप नहीं पड़ रही तो वो एकदम से ठंडा हो जाएगा। ये चीज़ तो मानते हो ना, रात को सूरज नहीं दिख रहा तो उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि फ्रीजिंग कोल्ड जैसे सर्दियों जैसा 25 दिसंबर जैसा मौसम आ जाता है रात को एकदम से, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को डिकोड करते हैं। कह रहा है समर सोल्स्टिस का फंडा तब होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं गर्मियाँ। तो भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ होता है, यहाँ पर जब अर्थ ऐसी पोजीशन पर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मुझे कुछ बनाने के लिए ऐसा दिखना पड़ेगा। ये है सबसे ज़्यादा बड़ा लैटिट्यूड जो है इक्वेटर। अब मैं बना रहा हूँ कि सूरज की किरणें कहाँ कहाँ अर्थ पे पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। बिल्कुल ध्यान से देखना है इसे। इक्वेटर के मैं ऊपर गया, मैं जानता हूँ इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको मुझे बोलना सिखाया गया कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। इसका मतलब
ये जो पूरा बॉर्डर मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये इक्वेटर की लाइन है, 0 डिग्री कहते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा आर्टिक सर्कल। 23.5 डिग्री ये, 66.5 डिग्री ये। अब मैं ज़रा नीचे का पोर्शन जहाँ पर धूप पड़ रही है उसको मैं बना रहा हूँ रेड से, ताकि क्लियर दिखे। सर्दियों में धूप निकलती है क्या? सर्दियों में धूप निकलती है क्या? लेकिन सर्दियों में अगर धूप निकलती है और मैं धूप में कहीं जा रहा हूँ, कड़ाके की धूप निकली हुई है, सर्दी चल रही है, लेकिन क्या मैं बनियान पहनकर या जैसे गर्मियों में टी शर्ट और लोअर या फिर शॉर्ट्स डालता हूँ वैसे निकल जाऊँ मैं बाहर? मतलब क्यों? सर्दी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं इस वजह से, राइट? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं इसमें? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? अब देखो अब तुम मुझे ये बताओ, अर्थ को मैंने नीचे डिवाइड कर दिया आपके सामने। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सेकंड, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की किरणें ज़्यादा दिख रही हैं, या सदर्न हेमिस्फीयर पे ये जो लाल पोर्शन मैंने दिखाया है, ये किसकी मात्रा ज़्यादा है? मतलब ये आप मुझे बस इतना बता दो, येलो पोर्शन की मात्रा ज़्यादा है कि लाल पोर्शन की मात्रा ज़्यादा है? येलो। और येलो पोर्शन कहाँ है? मतलब ये तो इक्वेटर की लाइन थी ये वाली, है ना? येलो पोर्शन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है कि सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है? तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा धूप पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये सही है बात? यही डायग्राम से दिख रहा है मुझे? दिख रहा है? अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्यूरियस होकर सुनो, रिलैक्स माइंड से सुनो। ये जो लाल पोर्शन मैंने बनाया है, मतलब मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए वैसे बनाया है, यहाँ पर भी मतलब धूप पड़ रही है, यहाँ पर भी मतलब धूप पड़ रही है। सर्दियों में धूप निकलती है कि नहीं निकलती है? जैसा कि मैंने बोला निकलती है ना? और आप भी जानते हो निकलती है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि धूप की मात्रा ज़्यादा है, ये इसका प्रूव है कि यहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं इस टाइम पर। सर्दियों में धूप निकलती है, लेकिन भैया गर्मियाँ तब मानी जाती हैं जब सुबह से जल्दी सूरज आके रात तक, मतलब शाम तक तपाए हमें। सर्दियों में धूप निकलती है, लेकिन शाम को ठंडक भी तो कितनी जल्दी हो जाती है। धूप की तादाद वहाँ पर रहती है, तो जब धूप की तादाद निकलती तो है, लेकिन इतनी नहीं निकलती जितनी सामने वाले के कंपैरिजन में होनी चाहिए, तब होती हैं सर्दियाँ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ? इक्वेटर की ये वाली लाइन, इसके नीचे जो भी पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर देखो, सिर्फ इतनी सी धूप और बाकी सारा जो पूरा रीजन है, धूप इतनी सी और बाकी सारा जो पूरा रीजन है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, वो सारा डार्कर। दूसरी साइड तो वैसे भी नहीं, धूप सिर्फ इतनी सी और वो डार्कर रीजन। यहां पर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस लाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं, आप कहोगे लाइन खो गई जी, मैं इसमें एक बना दे रहा हूँ बीच से वाइट लाइन। ये मुझे एक बार बताओ, धूप की मात्रा कहाँ दिख रही है? इस वाइट लाइन के ऊपर दिख रही है ज़्यादा या नीचे दिख रही है? ऊपर के नीचे? ऊपर। बस दिस प्रूव्स दैट 21 जून को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां चल रही होती हैं, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं डेट इज समर सॉल्स्टिस। अब इस इवेंट को मतलब ये तो वैसे एक दिन होता है कि 21 जून पे चरम सीमा के अंदर ऐसा चीज़ हमें देखने को मिलता है, ये तो एक दिन होता है। लेकिन आप ऐसा समझ जाओ कि सॉल्स्टाइस जब समर वाला होता है, समर सॉल्स्टाइस, तब ऐसा फिनोमेना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले यहीं पर हम लोग इस साइकिल को रिवर्स करके देखते हैं। दूसरी साइड बात करते हैं 22 दिसंबर, क्रिसमस के टाइम तक आसपास मान लो।
विंटर सोल्स्टिस ये एग्जैक्ट दिन है, लेकिन मैं जैसा कि एक बात बता देता हूँ आपको, आप सब रिलेट कर पाओगे। तुम लोगों को पता है ना, जब हम लोग छोटे थे तो गर्मियाँ उससे ज़्यादा पड़ने लगी हैं, सर्दियाँ उससे ज़्यादा पड़ने लगी हैं, बिन मौसम की बरसातें भी होने लगी हैं, जितना ऐसे पहले नहीं होता था, है ना? यही है ना? पिछले 10-15 साल में चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं बताओ, क्लाइमेट में हुए हैं। तो बस ऐसा मान लो, जो डेट लिखी हुई है ना, अब ये इन डेटों पे नहीं होता है, बस हम लोग अब क्योंकि वो फिक्स है तो हम लोग मान लेते हैं ऐसा, लेकिन जो इसका चरम सीमा देखने को मिलती है ना, उसकी डेट आगे पीछे हो गई है। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, जून की गर्मी और जुलाई की गर्मी में अब कुछ फर्क है क्या? बताओ जरा। जुलाई में भी अब उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी जून में पड़ती है। अब पहले तो सिर्फ ऐसा होता था, मई में पड़ना शुरू, जून में एपेक्स, जुलाई में डाउन आने लग गई। अब लेकिन तीनों महीने में 90 दिन तक सेम गर्मी नहीं पड़ती रहती, बताना जरा, है ना? ये चीज़ है। बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस की। आप बस, मैंने बताया था सिचुएशन ए याद कर लो, यानी कि ये वाली, इसको कंठस्थ तरीके से रट्टा मार लो, इन सारी टर्म्स का याद कर लो। रट्टा क्या मारना, आप लॉजिक समझ गए। बस आप सामने जाके इसको अपोजिट कर दो। सामने जाके आपने लिखा समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है। कैसे? ये है इक्वेटर की लाइन, ये है इक्वेटर की लाइन, और यहां निकल रहा है सूरज। ठीक है, और सूरज की किरणें कुछ नॉर्दर्न साइड पे भी पड़ रही हैं, कुछ सूरज की किरणें तो नॉर्दर्न साइड पे भी पड़ रही हैं। डायग्राम पे एज इट इज़ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मुझे बताओ, एज इट इज़ नहीं कि भैया मतलब वो बनाकर इतना दिखा रहा है, वो कोई ये कोई हम लोग रियल अर्थ थोड़ी ना देख रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी बताओ, इनके बीच में जो लाइन की आपको वो दिख रहा है, ज़्यादा धूप कहाँ पड़ रही है ना? ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया ना, इससे येलो वाला पोर्शन इसके आगे है। ये यहाँ पर जहाँ पर धूप पड़ रही है ज़्यादा, सदर्न हेमिस्फीयर में वो वाला हिस्सा पहुँच गया। पहले वो 21 जून को कहाँ पर था, वो नॉर्दर्न के अंदर था, और अब यहाँ पर धूप का जो प्रभाव पड़ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो है तो धूप का प्रभाव, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको हम गर्मी का मौसम कह सकें। वहाँ विंटर जाता है, और ये इवेंट पड़ता है 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। सबको सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी बताओ। अब क्या होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये तो आपको याद ही नहीं करने काइंड ऑफ, इनके लिए बस 2 टर्म कॉमन है, यहाँ अलग अलग टर्म नहीं है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स याद रखने वाली बात बस ये है, मार्च में यहाँ पर ऊपर स्प्रिंग, नीचे ऑटम, यहाँ पर ऊपर ऑटम, नीचे स्प्रिंग। यहाँ पर लेकिन इन नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट और राइट में नाम और कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। सूरज की किरणें इन 2 दिन में क्या होता है, अर्थ जब जा रहा होता है, मैंने आपको बताया ना, ये तो थी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। सूरज की किरणों को लेफ्ट से राइट ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि इलिप्टिकल पाथ है। लेकिन जब अर्थ ऐसी किसी पोजीशन में होता है, जब जैसे कोई भी यार अंडे वाला आकार है, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है ए और बी के बीच में दूरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A1 और B1 के बीच में। इनके बीच में दूरी देखो, इनके बीच में दूरी इतनी, और यहाँ पर दूरी इतनी। ग्रीन लाइन छोटी है कि ब्लू लाइन छोटी है? ये ब्राउन लाइन छोटी है, बताओ। ग्रीन ना, ठीक है। ये फंडा तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर इससे हमें मतलब नहीं है क्या छोटा क्या बड़ा। यहाँ पर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या है, सूरज की किरणें कुछ इस प्रकार से पड़ रही हैं और अर्थ जिस प्रकार से टिल्टेड है, यहाँ पर ना कंप्लीट अर्थ पे
एक साइड पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नॉर्थ पोल से लेकर ये साउथ तक देखो, हर जगह धूप ही धूप है, ये पूरी धूप ही धूप है यहाँ पर। इसको मैं ऐसे करके बना देता हूँ इससे, ये कंप्लीट तरीके से धूप ही धूप है यहाँ पर। ऐसे ही अब ये साइड विजिबल नहीं है आपको, नीचे वाली साइड विजिबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमें इस साइड से दिख रहा है, दूसरी साइड से। लेकिन अगर जैसे धूप यहाँ पड़ी, यहाँ इस साइड, अगर आप ऐसे इमेजिन कर पाओ यहाँ पर, तो ये भी तो फिर ऐसा ही है कि इसकी भी इस साइड यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि ये कंप्लीट तरीके से इसकी, अगर आप समझ गए ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसको आगे वाली साइड से जाकर देखोगे तो, है ना, जहाँ सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो ये आपको कुछ ऐसे ही तो दिखेगा, कुछ ऐसे ही तो दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना होता है 21 मार्च पे ऊपर होता है स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में पतझड़। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। लेकिन कहने का मतलब यहां पर यह है, इक्विनॉक्स को हम लोग कहते हैं इक्वालिटी। किसके बीच में इक्वालिटी? डे और नाइट के बीच में इक्वालिटी। इसका मतलब यहां पर भी इक्विनॉक्स लिखा है, तो क्या यहां पर भी डे और नाइट के बीच में इक्वालिटी? जी हाँ, यहां पर भी इक्वालिटी। मेन चीज समझने वाली, लेकिन सिचुएशन ए और बी है। ए को अगर आप सीख गए तो आराम से आप पूरा सब कुछ समझ सकते हो। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुकना, मैंने साफ कर दिया इस डायग्राम को। यहां पर एक बात और समझो, जो कि आगे जाके आपको बताई जाएगी, आपने सुनी भी होगी, जानते भी होंगे। देखो, ये सब लोग जानते हो कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सोलर सिस्टम के मेजॉरिटी प्लैनेट्स ऐसे ही रोटेट करते हैं। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मैं बताऊंगा तमिलनाडु की एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि मैं क्लॉकवाइज होता है सबसे पहले कि मैं ऐसे ऐसे करके घूमूं, ये। एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा घूमूं। लेकिन ऐसा तो समझ में नहीं आने वाला ये। यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। डायरेक्शन क्या होती अगर क्लॉकवाइज घूम रहे होते? तो ईस्ट टू वेस्ट, यहां फिर से ईस्ट टू वेस्ट, यहां फिर से। लेकिन ऐसा तो नहीं है। मेन पोजीशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। अब कई लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट कैसे, क्या ये ऐसे या फिर ऐसे, किस वे में? तो देखो, इसको समझने का एक तरीका होता है, बिल्कुल अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्च नहीं करना है। एरोस को देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको तुमने कर लिया तो बहुत कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, और ये ना डायग्राम और ये वाले जो टॉपिक है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2018 के प्रीलिम्स में आया था इससे क्वेश्चन, 90% लोग नहीं कर पाए थे। कि जब एक क्वेश्चन था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस बारी धूप निकली हुई है और ऐसा हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये फिनोमेना है, तो बताओ सन जो है ओवरहेड है, तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, कौन सा फिनोमेना? 90% स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे उस क्वेश्चन को। इस सिर्फ डायग्राम से वो क्वेश्चन बनाया गया था, सिर्फ इस डायग्राम से पूरे के पूरे। ये साइड हम जानते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। यहां पर आप इसके एरो देखो, ये वेस्ट टू ईस्ट ही तो मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट ही तो मूव कर रहा है। बताओ, हुआ एंटी क्लॉकवाइज? अब समझ गए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? ये देखो ना, वेस्ट टू ईस्ट ही तो मूव कर रहा है ये। कोई दिक्कत? आगे बात करो।
जब हम 21 जून की तरफ अगर देखें तो हमें ये दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है ज़्यादा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब यहाँ पर ये पोर्शन ज़्यादा टिल्टेड है सन की तरफ, बिल्कुल दिख रहा है मुझे, ये पोर्शन ज़्यादा टिल्टेड है। जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली गिर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सूरज की किरणें डायरेक्टली गिर रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ सूरज की किरणें डायरेक्टली गिर रही है, जबकि कैप्रिकॉर्न को अब देखो, अब इसकी औकात देखो, ये तो इक्वेटर की लाइन थी ये वाली, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इतनी गिर रही हैं, कैप्रिकॉर्न पे देखो नीचे सिर्फ इतनी, सिर्फ इतनी। आगे देखो, इसकी वजह से होता क्या है एज अ रिजल्ट, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। दिख ही रहा है भाई, दिख ही रहा है, यहाँ हीट ज़्यादा है, यहाँ कम है नीचे। जो एरियाज पोल्स के पास हैं, जो एरियाज पोल्स के पास हैं, दे रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन्स आर स्लांटिंग। ये वाली बात पढ़ाई थी ना मैंने, पता है ना ये वाली चीज़। स्फीयर पे कोई भी चीज़ जैसे सन की रेज जाती है वो इतनी ज़्यादा, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अगर जाएंगी तो हर जगह वो इक्वली नहीं जा सकती, है ना। पोल वर्ड्स पर रेज इतनी नहीं पड़ पाती बिकॉज रेज आर स्लांटिंग, यानी कि जैसे अगर ये स्फीयर है और ये सूरज की अगर रोशनी पड़ रही तो ये यहाँ पर तो जाएगी सही, यहाँ पर जाएगी सही, यहाँ पर जाएगी सही, लेकिन ये पोल वर्ड जाते जाते स्लांट कर जाएंगे। और याद है वो माचिस वाला एक्सपेरिमेंट चली कि या अंकिता आपसे किसी से पूछा था मैंने, प्रिया से पूछा था आई थिंक, कि जब मैं माचिस को बिल्कुल पास ला दूँ 1 इंच से भी कम की दूरी पर हीट फील होगी, लेकिन आप खड़े हो कहीं और कमरे के अंदर, मैं बालकनी में खड़ा होकर आपको माचिस दिखा रहा हूँ तो हीट फील नहीं होगी, सिर्फ रोशनी की तरह काम करेगी बस। वो यही है बात। 21 जून की हम लोग कर रहे हैं। नॉर्थ पोल यहाँ पर जो है इट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, और जो प्लेसेस हैं आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड वो डे लाइट एक्सपीरियंस करते रहते हैं लगभग 6 महीने तक। क्यों भाई, ऐसा क्यों? 6 महीने तक सूरज आता रहता है, मतलब रात ही नहीं होती? जी हाँ, ऐसा होता है। क्यों यार, ये है आर्टिक सर्कल। और यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है इस टाइम पर सूरज के अंदर है ये पूरा नॉर्थ पोल। 6 महीने तक लगातार यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं। अगर आप अलास्का जाओगे ना, पता क्या होगा, रात को 11 बजे ना, इस टाइम पर रात को 11 बजे 12 बजे जो शाम को, ध्यान से सुनना है सब लोग, अगर कोई आप में से इस बात को नहीं जानता है तो, शाम को हमारे यहाँ जैसे गर्मियों में 6:30 7 बजे जैसे जितनी धूप निकली रहती है ना, काइंड ऑफ आसमान में एक चमकीली ऑरेंज रोशनी वगैरह, या हल्का हल्का सूरज ऐसा कह लो कि 5:30 सवा 6 तक जो डूबने लग जाता है, इस प्रकार का आसमान आपको वहाँ पर रात में दिखाई देगा। तो जब होटलों वगैरह में आप जाते हो तो वो आपको गुड नाइट जब विश करते हैं तो मतलब वो आपको थोड़ा सा एनोइंग फैक्ट लगता है वहाँ पर जाके कि ठीक है भाई, प्रैक्टिकली 11 बज रहे, रात के 12 बज रहे हैं, इवन कभी कभार 1 बजता है 2 बजता है, सूरज की किरणें मेरे कमरे की खिड़कियों से आ रही हैं, पर्दों में ऐसा कुछ लग रहा है कि पीछे से कोई लाइट फेंक रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस फिनोमेना की वजह से होता है क्योंकि नॉर्थ पोल, आराम से समझो इस चीज़ को, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि फिर से देखो, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। क्या है इंक्लाइंड? जी हाँ, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन ऑलमोस्ट। ये देखो यहाँ से यहाँ तक सूरज में बस इतना सा पार्ट, अगर मैं बोल दूँ इतना सा 20% 10%, वो उतना नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ पोल यहाँ पर दिख रहा है, सन की तरफ इंक्लाइंड है। आगे
जो जगह आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड है उनमें दिन ही दिन रहता है, दिन ही दिन का उजाला रहता है लगभग 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीनों के लिए। आर्टिक सर्कल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्टिक सर्कल, इसके बियॉन्ड मतलब क्या, ये वाला रीजन, यहाँ पर लगभग 180 दिन या 6 महीने के लिए धूप ही धूप निकली रहती है। अब ये धूप लेकिन वो नहीं करती है, हीट नहीं देती। क्यों? क्योंकि स्लांटिंग, आप जानते हो पोल पे कभी भी कोई भी हीट आपको ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वहाँ पर आइस होती अगर सारी, तो अभी तक तो पिघल गई होती। वो स्लांटिंग वे में सिर्फ एक बल्ब की तरह काम करते हैं, बल्ब की तरह। लेकिन वो वाला फैट उधर जाकर आपको ना ऐसे पोलर रीजन, मतलब इस टाइम पर 21 जून के आसपास जाकर ऐसे रीजन में, आर्टिक सर्कल में, नॉर्थ पोल पे जाकर आपको बड़ा एनोइंग लगता है फैट। यार 11, 12, 1 रात के 2, 3 बज रहे हैं यार, ये आसमान को क्या हो, सूरज दिख रहा है भाई मुझे, यार भाई साहब ये क्या है, कल भी निकला, परसों भी निकला, आज भी निकला, अगले महीने भी निकल रहा है, 6 महीने तक निकल रहा है, होटल वाले बता रहे हैं। ये क्यों? ये इस रीज़न की वजह से। और इसके पीछे आप कहोगे साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या? साइंटिफिक एस्पेक्ट देखो, बस यही है कि ये इंक्लाइंड है, क्योंकि इस तरफ तो सूरज की किरणें जिस तरफ आप झुकोगे, ये अगर अर्थ ऐसा और झुका होता, अगर ये ऐसा होता, ये डंडिया भी ऐसी है ना, ये डंडी अगर ऐसी होती तो ये और रिसीव करता, वो पोजीशन साइज है उसको कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखना, सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्योंकि सूरज से लगातार रोशनी पाता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटर के बियॉन्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह पर पूरी रोशनी पड़ रही, इसलिए नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के बस आप ऊपर चले जाओ, इक्वेटर की ये वाली लाइन होती है, आप बस इसके ऊपर चले जाओ, इस लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द फिनोमिना एंड द सीजन्स ऑफ समर। अब यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है जब यहाँ गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, एक दिन ऐसा होता है जब दिन बहुत लंबा होता है और रात या शाम बहुत छोटी होती है। हम सर्दियों में कहते हैं ना कि दिन कितनी जल्दी बीत गया, गर्मियों में बल्कि हमारा टाइम नहीं कटता। एक मिनट, हाँ, एक दिन ऐसा आता है, एक दिन इस फिनोमिना में ऐसा आता है जब नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में एक दिन लॉन्गेस्ट होता है, बहुत लंबा दिन होता है, वो 7:30 शाम को 8 बजे तक भी, मतलब आसमान में काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि अंधेरा भी नहीं हुआ, रात बहुत छोटी होती है। और ये फिनोमेना अकर होता है 21 जून को। इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशन रिवर्स होती हैं, यहाँ पड़ रही होती है विंटर। क्यों पड़ रही होती है विंटर? क्योंकि ज़्यादातर धूप तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्से ही लगे ना, इक्वेटर, ये ना इक्वेटर के ऊपर ये सारी जगह पड़ रही है धूप। नीचे इतनी नहीं पड़ रही है, नीचे सिर्फ आ रही है लेकिन इतनी नहीं पड़ रही है। मैक्सिमम मतलब 75% एरिया जो कवर्ड है सन रेस के अंदर, वो ये वाला एरिया कवर्ड है। और यहाँ पर इसलिए होती है सर्दियाँ, विंटर फिनोमेना, ठीक है। नाइट्स, जैसा कि आप जानते हो क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पे, इक्वेटर के नीचे वाले सारे रीजन्स में क्या होगा, रातें होंगी बहुत लंबी जैसे सर्दियों में होती हैं, और दिन होंगे छोटे। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं समर सॉल्स्टिस। बिल्कुल अपोजिट कर दो, बिल्कुल ही अपोजिट कर दो। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्टली लाइट रिसीव करता है सन की, और साउथ पोल जो है वो इस टाइम पर टिल्टेड है सन से। बिल्कुल अपोजिट फिनोमेना। राइट साइड पे जाओ, यहाँ पर देखो अब ध्यान से, अब और अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्थ पोल तो पूरा का पूरा डार्कर हो गया, शेडी हो गया, पूरा का पूरा शेडी हो गया, जबकि आप ये देखोगे ये यहाँ तक सनलाइट रिसीव कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अगर मैं समेटाऊँ, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, अच्छी खासी मात्रा में सनलाइट रिसीव कर रहा है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतनी नहीं कर रहा। होता क्या है, जैसे ही सूरज की किरणें वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे
23.5 डिग्री सदर्न लैटीट्यूड पे गिरती हैं। लार्ज पोर्शन जो होता है, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर का, उसको रोशनी मिलने लग जाती है। तो यहाँ पर जब रोशनी बहुत ज़्यादा तादाद में मिलने लग जाती है कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ द अर्थ, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पर होती हैं गर्मियाँ, जिनमें दिन लंबे रातें छोटी। रिवर्स होता है यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। यहाँ पर देखो, रिवर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, रातें यहाँ पर देखो, ये धूप वाला पोर्शन कम है, नाइट वाला पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, होता क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सर्दियाँ, दिन छोटे रातें लंबी। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब हमारे यहाँ क्रिसमस पे जब कड़ाके वाली ठंड, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में जिस टाइम पर क्रिसमस होता है वहाँ पर उनके टाइम पे गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई होती हैं। ये क्यों? ये क्यों? ऐसा क्यों? सिंपली बोलो उसका रीज़न भाई, अब तो बता सकते हो। हाँ, वेरी गुड, बस यही है इसका आंसर। यानी कि अब देखो, इसका लॉजिक एक बार मैं बता देता हूँ। क्या 22 दिसंबर के आसपास, क्रिसमस के आसपास, 25 मान लेते हैं चलो उसको, लेकिन आपको उसको 25 नहीं कर देना, ये नंबर एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। मैं ये बता रहा हूँ, दिन प्रैक्टिकली शिफ्ट हो गए हैं वेदर फिनोमिना, क्लाइमेट की वजह से, लेकिन ये इवेंट इन्हीं दिन में मतलब माने जाते हैं, इन्हीं दिन में मनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे बताओ 22 दिसंबर को हमारे सर्दी चल रही होती है, गर्मी, सर्दी चल रही होती है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सदर्न हेमिस्फीयर? हाँ, तो हमारी पोजीशन इस टाइम पर यहाँ होती है और हम इस इक्वेटर के कहीं ना कहीं ऊपर होते हैं और यहाँ होते हैं, यहाँ इंडिया है। ठीक है, इसका मतलब समर अगर यहाँ पर आ गया तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भैया डेट थोड़ी ना, उनके लिए एक बार बताओ, डेट चेंज हो सकती है, चलो ठीक है मैंने माना, वक्त चेंज हो सकता है, घंटे बदल सकते हैं। ऐसा हो जाएगा क्या अगर हमारे यहाँ दिसंबर चल रहा है तो उनके यहाँ मतलब मई जून चल रहा हो, इसलिए गर्मी आ गई है? हमेशा ना, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, हमेशा मतलब ये गवारों वाली बातें नहीं करनी है, कंसेप्ट नहीं लाना है। मई जून में भाई हमारे यहाँ गर्मी होती है, पूरे वर्ल्ड में गर्मी नहीं चल रही है। ठीक है, दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई मतलब रजाइयाँ और कंबले उड़कर बैठा हुआ है। सिंपल से रीज़न ये है कि उस टाइम पर है तो सबके लिए 22 दिसंबर ही, सबके लिए 23 या 21 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पॉइंट इज, ऑस्ट्रेलिया लाई कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, बस यही है। और ऑस्ट्रेलिया आपको वैसे भी पता है यहाँ पर है ना, इधर नीचे, काफ़ी नीचे है ना इक्वेटर, ये अगर इक्वेटर की लाइन ही है तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे आपको देखने को मिलता है, कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। मुझे बताओ, ये सारा फिनोमेना समझ में आ गया? अब होता क्या है, 2 दिन और होते हैं 2 दिन और होते हैं, एक 21 मार्च का दिन, एक 23 सितंबर का दिन, जब सूरज की किरणें डायरेक्टली गिरती हैं इक्वेटर पर। ये होता है फंडा, पॉइंट ये होता है इक्वेटर पर। देखो पूरे इस पे, और अगर मैं और प्रॉपर बनाऊं तो मुझे बोलना चाहिए ट्रॉपिक्स। सेम चीज़ यहाँ पर, जो कि मुझे इस साइड से दिख नहीं रही है, अगर मैं आगे से घूमकर देखूंगा तो सेम चीज़ ऐसी दिखेगी, आगे से अगर ये मैं घूमकर देखूंगा तो ऐसी दिखेगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है इन दो टाइम फ्रेम्स पर, एट दिस पोजीशन कोई भी पोल सन की तरफ, सन से दूर या पास टिल्टेड नहीं है, कोई भी। पूरा अर्थ जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है यहाँ पर सूरज की रोशनी। यहाँ पर देखो, ये तो मैंने फिर भी जैसे आपको ये बनाकर दिखाया, लेकिन एक बार बताओ, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, जिसमें सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसी हैं। बताओ, दिख रहा है ना, सब कुछ है। ये पूरा का पूरा ये नहीं है, ये हर जगह धूप नहीं आ रखी है, मुझे बताना ये पूरा का पूरा ये जो मैंने भर दिया येलो से, सारी जगह धूप नहीं दिख रही आपको, बताओ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, कुछ रीजन डार्कर, कुछ ऐसे, यहाँ पर भी ऐसा था। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं,
ये दो पोजीशन ऐसी होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जब होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। फर्क समझते हैं? 23 सितंबर को क्या होता है, बस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर चल रहा होता है पतझड़, और स्प्रिंग सीजन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अपोजिट होता है 21 मार्च के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम। अब ध्यान से सुनना, इन सारे फैक्टर्स की वजह से देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस इन सीजन। रात और दिन तो हमें पता चलो रोटेशन की वजह से हो जाता है, डेज एंड नाइट रोटेशन की वजह से। सीजन के अंदर परिवर्तन, समर से ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, कुछ भी है मतलब सीजन्स का चेंज, वो रेवोल्यूशन की वजह से। एक स्टेटमेंट आई थी यूपीएससी में एक बारी 2014 या 15 में कि अर्थ पे सीजन किस वजह से आते हैं। ये लाइन दे रखी थी यूपीएससी ने, लेकिन इसका आंसर ये नहीं था। मैं बता रहा हूँ, ये लाइन दे रखी थी यूपीएससी ने, इसका आंसर ये नहीं था, क्योंकि उसने ना सेकंड ये लाइन पहले ऑप्शन में लिख दी थी उसने, दूसरे ऑप्शन के अंदर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया था। क्वेश्चन था द फिनोमेना ऑफ चेंज इन सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू अर्थ्स रेवोल्यूशन, ऐसा कुछ करके एक लाइन थी, रेवोल्यूशन तक छोड़ दिया था उसने। दूसरा लिखा था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये वर्ड ऐड कर दिया था उसने एक ऑप्शन के अंदर, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो भैया इलिप्टिकल ऑर्बिट होने क्या, ये इसका परफेक्ट रीजन है, ये इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सीजन आता है। रेवोल्यूशन की वजह से सिर्फ सीजन आते हैं, घूम रहे तो वो सीजन तो होंगे, लेकिन परफेक्ट इसका है कि पाथ भाई इलिप्टिकल है। अगर पाथ इलिप्टिकल नहीं होती तो ये चेंज नहीं होते ये बार बार ऐसे करके। और क्या पता अगर रोटेशन नहीं होती तो हम जानते हैं कि जिस साइड समर है वो समर ही रह जाती, जो विंटर है वो विंटर ही रह जाती। एक साइड गर्मी फेस करता रहता, दूसरी साइड में कड़ाके वाली ठंड होती है, वो फ्रीजिंग कोल्ड बन जाता। इसका पूरा आंसर ये है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये लिखना कि जो फिनोमेना होता है डेज एंड नाइट, ये तो रोटेशन की वजह से होता है। रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, इसमें ये वाली लाइन ऐड कर देना, टिल्टेड एक्सिस की वजह से होता है डे एंड नाइट का फिनोमेना। सीजन, मौसम इसलिए बदलते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन इट्स इलिप्टिकल पाथ या फिर इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसकी वजह से होता है सीजन्स का फिनोमेना चेंज। तो साल काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने बोला था एनसीईआरटी से तो उठाकर आया, फिर भी ऑप्शन गलत कर दिया यूपीएससी ने, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा बेटर टोन थी। यूपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, देख रहे हो, मतलब निकला इसी से। लेकिन यूपीएससी कह रहा है कि एक बढ़कर के आपने एनसीईआरटी को डेप्थ में सोचा, ये चीज़ हम और क्लैरिफाई करके नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रहे हैं, तो उसको मार्क करो ना जिसमें ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है। एक है कि मैं बात 80% में कह गया, शॉर्ट में आंखों से इशारा करके कह गया। एक है मैं कंप्लीटली बिठाकर फ़ोन कॉल कर समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है काम। ज़्यादा बेटर ये है ना कि इशारा करने से बेटर के मुंह से बोलकर समझा दूँ तो गलती नहीं होगी, फिर ये चीज़ है। इसलिए ना एनसीईआरटी में मैं भगाता नहीं हूँ किसी को भी। आज के बाद आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसका वो देखो और देखना, इसका असर देखना। जो आपने शुरू के 3 चैप्टर इतने डिटेल में करे ना, लोग इनको जितने टाइम हमने लगाया, लोग इतने में तो कहते हैं कि हम तो 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर चुके हैं। आप इसका ना अभी जब हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना, इनसाइट्स और विजन वगैरह की, और ये IAS बाबा, ओनली IAS और ये GSS स्कोर, आप उनके टेस्टों में ऐसे क्वेश्चंस जो निकलेंगे उनमें फ़र्क देखना, आप कहाँ एग्जामिनर के ट्रैप को, जो क्वेश्चन फ्रेम है उसके ट्रैप को पकड़ पाओगे कि ये कहाँ फंसा रहा है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी बस। ठीक है, ये बताना ज़रा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, इनमें से बेस्ट यही है क्योंकि है ना। और वैसे इसकी जगह क्या क्या होना चाहिए, प्लस
Christmas is celebrated in summer in cycle of the seasons is caused due to. अब एक बात बताता हूँ, जब ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे ना, इक्वेटर के नीचे वाली ना बहुत सारी कंट्रीज तुम्हें याद हो जाएंगी। हम लोग तो अभी ये भी करने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चन नहीं आते, एक मतलब इक्वेटर पे इनमें से कौन कौन सी कंट्री याद होती है, तो हम वो उसके एब्रीविएशन बनाकर उसके लॉजिक बनाकर याद करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली सिटीज़ और स्टेट्स वो करके ऐसे में पूरा फंडा याद कराऊंगा। अब उससे क्या होगा, यहाँ पर अभी ऑस्ट्रेलिया ईजी लग रहा है क्योंकि चैप्टर के अंदर रट्टा मार के अभी पढ़ लिया हमने। जिस दिन कोई भी टेस्ट सीरीज़ या यूपीएससी यहाँ पर या स्टेट पीएससी यहाँ पर ऑप्शन चेंज करेगा ना, उस दिन हालत ख़राब होगी। उसके लिए क्या करना होता है, इसलिए कहता हूँ भागना नहीं होता है। पूरी ज्योग्राफी जब कंप्लीट कर लोगे सिस्टमेटिक वे में, जब इक्वेटर के नीचे वाली कंट्रीज पता होंगी ना, तो तुम्हें ये पता रहेगा अच्छा इक्वेटर के नीचे ये कंट्री लाई करती है तो इसका आंसर अच्छा ये होना चाहिए। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर ऑस्ट्रेलिया लिख दिया था, लेकिन क्योंकि ये ये सर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, और वो क्रिस्टल क्लियर बोल रहा है कि क्रिसमस जो है वो जो समर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का सर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अच्छा ये इक्वेटर की नीचे वाली कंट्री है, आई एम शॉर्ट मैंने पढ़ रखा है इसको, और फिर आपका ऑप्शन राइट मार्क होगा। इसलिए इतनी गहराई है एनसीईआरटी में, इतना इजी नहीं है 6 क्लास की एनसीईआरटी है और उसको या किसी भी क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना या किसी भी चैप्टर को इतनी जल्दी ख़त्म कर देना। एक बार मेहनत लगती है, एक बार, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, क्यों होते हैं 366, मैं कैसे मान लूँ? हर 4 ईयर में क्यों होता है डैड, क्यों होता है? वेरी गुड, है ना, याद है? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 डे आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ये ऐड कहाँ करा जाता है? फेब्रवरी में। तो उस साल फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 29 दिन। डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज रोटेशन। अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इलिप्टिकल। सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। बहुत सी बात है, क्या पूछ रहा है यार, खत्म। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।